हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक टॉपिक बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके फॉर्मूलाज, इसकी डेरिवेशन है ना, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट में। बट मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आ जाए पूरा का पूरा चैप्टर। एंड आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में से आपका 3 to 5 मार्क्स बिल्कुल पक्का ही पक्का है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑल्सो साथ में अपनी नोटबुक लेके बैठो एंड फॉर्मूला शीट साथ साथ बनाओ, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करने वाले हैं। सब कुछ पढ़ेंगे हम। कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी डेरिवेशन है ना। हम अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पे कैसे क्या इफेक्ट होता है। बहुत सारे अमेजिंग फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस हम करेंगे, सो एंड तक जरूर देखना है वीडियो को। एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारी क्लास का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, और उन दोनों चार्जेस को हमें इन्फिनिटी से लेकर आना है और एक जगह पे असेंबल करना है। तो जितना काम हमें करना पड़ेगा उन चार्जेस को लाने में एंड उन्हें एक साथ असेंबल करने में, बस उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला दो चार्जेस के लिए बहुत सिंपल सा होता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। जो पूरे के पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, इकट्ठा करने में वर्क डन हुआ है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ओके। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्जेस की वजह से, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू इज इक्वल टू के तो पता है अपने को, है ना, 9 इंटू 10⁻⁹। फिर होता है Q1 फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज Q2 अपॉन कितने डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस को रखा है। बस ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर यहाँ से अब इसको पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, देखो, अगर Q1 को साइड पे रख दे तो U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर Q1 को साइड पे रखे तो Q1 K Q2 बाई R, ये बन जाएगा, राइट। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना। अब ये सेकेंड चार्ज के लिए लिखा है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 और V2। सेकेंड चार्ज के लिए लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, V2। अगर इसको फर्स्ट चार्ज के लिए लिखना है पोटेंशियल को, तो यहाँ से Q1 को सेपरेट कर लो, तो U विल बी, Q1 को अलग करो तो K Q2, नहीं Q2 को अलग करना पड़ेगा ना इसके लिए, Q2 को अलग करो, ठीक है। सो K Q1 अपॉन R। अब ये किसका पोटेंशियल बन जाएगा, फर्स्ट वाले चार्ज के लिए, तो दैट विल बी Q2 और V1, डन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, पोटेंशियल के टर्म्स में हम ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R, डन। सो V2 इज द पोटेंशियल एट Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से जो Q1 पे पोटेंशियल है वो V1 है हमारा, V2 है। एंड V1 क्या है, पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है Q2 पे, वो क्या है हमारा, V1, डन। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की वजह से। अब इनके साइन पे एक बार बात करते हैं। देखो, साइन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर मान लो कि Q1 एंड Q2 का सेम साइन है, Q1 एंड Q2 का सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एंड में हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रही है ना, Q1 Q2 को, राइट। तो वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, डन। अगर क्या हुआ, दोनों ऑपोजिट चार्जेस के हुए, मतलब ऑपोजिट साइन के हुए, तो Q1 एंड Q2 अगर ऑपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है, या फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस देन 0, नेगेटिव, डन। तो बोथ चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो U होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और उस केस में रिपल्सिव कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, ठीक है। एंड जो स्टेबल जो सिस्टम बनेगा वो कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, ठीक। अगर ऑपोजिट साइंस है दोनों के, मतलब Q1 एंड Q2 लेस देन 0 है, राइट। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइन का मतलब यही हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या होगी, लेस देन 0। और सिस्टम कैसा होगा, अट्रैक्टिव एंड स्टेबल। आई होप दैट्स क्लियर। ये नोट कर लेना यहाँ पे कि सिस्टम हमारा कैसा होता है, स्टेबल, जब हमारी ऑपोजिट साइंस होते हैं दोनों चार्जेस के। एंड सिस्टम अनस्टेबल होता है जब दोनों चार्जेस के सेम साइन होते हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब पोटेंशियल एनर्जी हमने दो चार्जेस के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब आएगा पोटेंशियल एनर्जी थ्री चार्जेस के लिए। तो तीन चार्जेस का हम सेटअप ऐसा बनाते हैं कि उन तीनों चार्जेस को हम एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस पे रखते हैं, ठीक है, एक चार्ज को एक पे, दूसरे को दूसरे पे, थर्ड को थर्ड उस पे वर्टेक्स पे। अब इस केस में क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे पहले तो आपको जो भी चार्जेस दिए जाए उनके पेयर्स बनाओ, ठीक है। अगर थ्री चार्जेस हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे, वन का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ एंड थर्ड का फर्स्ट के साथ, ये तीन पेयर्स बनेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो इन तीनों पेयर्स की वजह से आएगी बस, और उसको नॉर्मल ऐड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा U12 U23 एंड U31। तो तीनों चार्जेस के का पेयर बनाओ, एक का एक के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ठीक है, एंड तीसरे का फर्स्ट के साथ एंड सेकंड के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है एंड ऐड करना है। अब 1 एंड 2 की वजह से क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, राइट। ये किसकी वजह से होगा, फर्स्ट एंड सेकंड की वजह से। अगर आपको ये करना है सेकंड एंड थर्ड की वजह से तो क्या होगा, के टू, यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन डिस्टेंस किसके बीच में, सेकंड एंड थर्ड के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पेयर आपका क्या बन रहा है 3 एंड 1, तो ये क्या होगा के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस किसका आएगा 3 एंड 1 के बीच में जो डिस्टेंस है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज होंगे एंड तीनों की वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में दी होगी, चार्जेस की वैल्यू, तो आपको नॉर्मल ऐड करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तीन पेयर्स के लिए होता है, अगर आपको n नंबर ऑफ चार्जेस दे दे, दो पेयर के लिए आप समझ गए हो, तीन पेयर के लिए समझिए, अगर n मतलब आपको 4 5 6 या 3 से ज्यादा दे दे तो आपको कितने पेयर बनाने ये कैसे पता लगेगा, है ना। 3 तक पेयर बनाना आसान होता है, बट 4 के बाद क्या होता है बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है कि भूल भी जाते हैं कि किसका पेयर किसके साथ बना लिया, है ना, कौन सा आएगा। तो एक इजी सा ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखो, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हमें दे दे तो ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इतने पेयर्स बनेंगे आपके, ठीक है। मान लो कि अगर आपको 4 चार्जेस है आपके पास, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 चार्जेस, 4 चार्ज है अगर आपके पास, तो आपके पेयर्स कितने बनेंगे, सो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी, बस इसको n को 4 ले लो, ठीक है, एंड इसमें पुट कर दो 4 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे आपके, 6 पेयर्स बनेंगे। यही अगर 5 चार्जेस दे दें आपको, 5 चार्जेस का सिस्टम दे दें और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपको पहले पेयर्स बनाने पड़ेंगे। पेयर्स के लिए कितने पेयर्स बनेंगे, n को 5 ले लो तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, तो आंसर विल बी 5, कितने पेयर्स बनेंगे आपके 10 पेयर्स 5 चार्जेस के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे चार्जेस दे दिए हो और एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड 2 चार्जेस के लिए हो गया, 3 चार्जेस के लिए हो गया एंड n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हो गया, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो ये होता है कि यू तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 समेशन आई क्यू आई वी आई, ठीक है। ये समीशन आई का मतलब क्या होता है कि अगर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ दोनों पे 1 आएगा, फिर समीशन का मतलब होता है प्लस साइन, राइट। तो अगर यहाँ पे 1 लिया तो दोनों पे 1 आएगा, ठीक है, फिर प्लस साइन आएगा, फिर आई को 2 लेंगे, इटरेशंस बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ V2 आएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमने 1/2 क्यों लिया, 1/2 हमने इसलिए लिया ताकि हम एक ही पेयर को 2 बार काउंट ना करें। जैसे अगर आपके पास 3-4 चार्जेस है ना, अगर आपने 2 एंड 3 को काउंट कर लिया एक बार और दोबारा से आपने 3 एंड 2 को भी काउंट कर लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो काउंट हो जाएगा एंड हमसे गलती हो जाएगी, इसीलिए 1/2 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि हम एक पेयर को 2 बार कैलकुलेट ना करें तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो फॉर्मूला में ही पुट कर दिया है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब आपको सीधी काउंटिंग करनी है, आपको उल्टी काउंटिंग नहीं करनी है। अब ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, बहुत इजी से इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको बहुत सारे चार्जेस दे देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस दे देंगे एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। देन आगे चलते हैं।
अब एक अलग सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम चार्जेस को सिस्टम में नहीं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने भी आपको पीछे भी बताया है, बट इसका टॉपिक यही है कि जब हम एक चार्ज को किस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें अगर मान लो पोटेंशियल आपका V है, तो इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q एंड जो पोटेंशियल है, ये बेसिक फॉर्मूला होगा। अब अगर उस चार्ज को जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस चार्ज को अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है, तो कितना वर्क होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क बेसिकली होगा उस चार्ज की वैल्यू, ठीक है, इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ऐसे करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क डन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Q VB माइनस VA, ठीक है। वर्क क्या, टॉपिक क्या था कि अगर हमने चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जहाँ पे पोटेंशियल V है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू QVR, डन। उसके बाद अगर हम उस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाते हैं तो कितना वर्क डन होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो चार्ज की वैल्यू है Q की वैल्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज की वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन। सिंपल, बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चैप्टर 1 में याद करो, चैप्टर 1 में भी हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और तब हमने क्या कैलकुलेट किया था, टॉर्क कैलकुलेट किया था, याद है, ऐसा ही डायग्राम था, बिल्कुल सिंपल। एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, यही फॉर्मूला आया था। अब हम क्या करते हैं, ये जो डाइपोल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पहले वर्क ही निकाल लो, ठीक है, वही क्या हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, जैसे अगर ये जो डाइपोल है, देख लो एक बार फिर से डायग्राम समझा देती हूँ, ये दो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो जो फोर्स इन पे लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही लिखा है यहाँ पे, देखो ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यहाँ पे QE, एंड जो ये चार्ज है ये नेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी है बट दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है ना। एंड ये थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसकी लेंथ कितनी है, 2a। तो सबसे पहले तो इसकी डाइपोल मूवमेंट जो होगी, डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, 2aq, एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डन। अब इसके बाद अगर ये इस पे मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है एंड दूसरे वाले चार्ज पे इधर लग रहा है, तो क्या करेगा, इवेंचुअली ये घूमेगा, है ना। अब घूमेगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो रोटेशन होगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा पी साइन थीटा। अब इसके रोटेशन में कुछ वर्क भी हो रहा है, तो वो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला है टाउ डी थीटा, है ना, ये हमने रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला है वर्क का। अब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं, पीई साइन थीटा, एंड ये क्या हो गया, डी थीटा, तो ये हमारा कितना आ गया, DW। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब इंटीग्रेशन के लिए डी थीटा पे लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। अब डी थीटा पे जो लिमिट्स लगेंगी वो कैसे लगेंगी, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा 1 था, ठीक है। अब जब यहाँ थीटा 1 था तो ये इतना सा रोटेट हुआ, एंड अब कितना एंगल बन गया, थीटा 2। तो जो लिमिट्स होंगी टोटल वर्क डन निकालने के लिए, वर्क क्या होगा, DW का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट्स कितनी होंगी थीटा की, थीटा 1 से थीटा 2, पी साइन थीटा डी थीटा। मान लेते हैं कि जो उसका इनिशियल एंगल था वो थीटा 1 था एंड फाइनल इज थीटा 2। अब यहाँ पे क्या होगा, पी को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो वर्क विल बी पीई, एंड जब इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, तो अब लिमिट्स क्या आएंगी, इस तरफ आएंगी, सो थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। लिमिट्स पुट कर देंगे, अब पहले कौन सी फाइनल लिमिट पुट करते हैं, फिर इनिशियल लिमिट पुट करते हैं, एंड ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसके लिमिट्स पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो माइनस साइन बाहर निकाल के पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये माइनस साइन बाहर है ना, इसको अंदर ले जाते हैं, तो जो ये दोनों ये हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे वर्क विल बी, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी की तरह फॉर्म में स्टोर होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी पी ई कॉस, इसको साइन को अंदर ले जाएंगे ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे,
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये है हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, किसके लिए, डाइपोल के लिए, जब उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया हो। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन ये पेपर में पूछी जाती है। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के, वो देखते हैं। अभी हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या आया था, U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये कहते हैं कि ना लेट्स से जो हमारा डाइपोल था वो इनिशियल कंडीशन पे परपेंडिकुलर था, मतलब इनिशियल कंडीशन मतलब थीटा 1 है ना, उसके बाद ही तो थीटा 2 पे गया था। तो थीटा 1 में मान लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री पे। सो लेट्स से कि थीटा 1 कितना है 90 डिग्री एंड जो थीटा 2 है वो कितना है थीटा, कि अब 90 डिग्री से उसको किसी सर्टेन एंगल थीटा पे ले गए हम। तो u का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u विल बी पीई cos 90 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब u इज इक्वल टू पीई, अब ये देखो ये चीज जीरो हो गई, अब ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस कॉस थीटा। अब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ कॉस थीटा लग जाते हैं तो उनमें कौन सा प्रोडक्ट होता है, उनमें डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक जनरल फॉर्मूला क्या आता है, माइनस पी डॉट ई। ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपके पेपर्स में, न्यूमेरिकल्स में। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड 3 केसेस होते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि केस हम अच्छे से पढ़ पाए। सो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये आया था फॉर्मूला। अब इसमें हम थीटा की 3 वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री। तो जब 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे करा हुआ है देखो, जैसे cos 0 कितना होता है 1, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी u रह जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस पी। उसके बाद जब हम 90 डिग्री लेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, cos 90 तो 0 होता है तो वो कितना हो जाएगा 0। एंड उसके बाद जब हम थीटा को 180 डिग्री लेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा cos 180 होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो यू विल बी पॉजिटिव पीई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस केस में जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आपसे पेपर में पूछेगा कि बताओ स्टेबल कंडीशन क्या है डाइपोल की, अनस्टेबल कंडीशन क्या है। तो स्टेबल कंडीशन होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी u कितनी है माइनस पी, तब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। डन। जब हमारा 90 डिग्री होता है थीटा तो u हमारा 0 है पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में न्यूट्रल पोजीशन होती है। एंड जब थीटा 180 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव पी। उस केस में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं पेपर्स में कि 3 केसेस या स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस बताओ, तो ये आप लर्न करके जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स, उनको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छे से लर्न करनी है आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो तो उसके अंदर जो होती है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसी से ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। अगर हमने किसी भी एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया यहाँ पे, तो जो अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो E इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एंड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये फिनोमिना बहुत तेज होता है, 10⁻⁻16 सेकेंड्स में। डन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। डन। सेकंड देखते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इज v पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, मैंने अपनी लास्ट क्लास में कराया था ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट।
याद रखना कि पोटेंशियल जीरो नहीं होती, पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। तो वो जो सरफेस बन जाता है वो कैसा बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, जहां पे पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एंड वो सरफेस कैसा बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल। उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी है, अब थर्ड एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जीरो है कंडक्टर के, तो क्या चार्ज जीरो रहेगा, क्या चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर? तो द आंसर इज नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ज होगा वो भी क्या होगा, अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यू एन क्लोज विल बी जीरो। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू जीरो, है ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो ई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट इज ऑल चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस, अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आगे देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू के बारे में बताती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। ठीक है, अब बाहर होगी तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंड सेकेंड उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी शेप का अगर आपका कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, उस सरफेस के। ठीक है, अगर स्फेरिकल है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, वो परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा सरफेस के। ठीक है, एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है इस स्लाइड में, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो चार्जेस मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, अंदर तो चार्ज होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, और पोटेंशियल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस कंडक्टर की सरफेस की क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस। अब देखो जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे ना, जो कंडक्टर का सरफेस होता है उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, कहीं किसी पार्ट पे ज्यादा होते हैं, किसी पार्ट पे कम होते हैं। तो कैसे पता लगता है कि किस पार्ट पे ज्यादा है और किस पार्ट पे कम है? जो पूरा शेप है कंडक्टर का, ठीक है, और जो थोड़ा पॉइंटेड, मतलब जो शार्प एज है या फिर जो जिसका कर्वेचर ज्यादा है, उस पे चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर सरफेस जिसका कर्वेचर कम है या फिर जो शार्प नहीं है। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्या था कि चार्जेस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जहां पे एक शार्प एज होती है, कर्वेचर ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जहां पे कर्वेचर कम या फिर शार्प एज नहीं है, फ्लैट सरफेस है, वहां पे क्या होगा, चार्जेस कम कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ये 6 मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इज अ कैपेसिटर एंड उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। देखो ये जैसे रेजिस्टर होता है ना और उसकी रेजिस्टेंस होती है कुछ, वैसे ही कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी कुछ कैपेसिटेंस होती है। अब रेजिस्टर का काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि करंट के फ्लो को कम करना, है ना। वैसे ही कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है कि वो अपने अंदर चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज और एनर्जी को स्टोर करे उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बनता कैसे है, कैपेसिटर में ना बेसिकली क्या होती है, दो प्लेट्स होती है, एक ऐसे प्लेट होगी, एक ऐसे। अभी मैं आपको बताती हूँ, 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर होता है स्फेरिकल, एंड तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों में सेम चीज क्या होती है कि दो प्लेट्स होती हैं। ऑलराइट, पैरेलल प्लेट में दोनों प्लेट्स ऐसे पैरेलल होंगी। ऑलराइट, स्फेरिकल वाले में कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं, होती दो प्लेट्स हैं। ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल वाले में, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ऐसे करके प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एंड इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों प्लेट्स जो होती है उनपे क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट साइन का चार्ज होता है। अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस क्यू। एंड ये प्लेट्स का कुछ थिकनेस होता है यहाँ पे ऐसे करके, तो इन प्लेट्स का एरिया भी आ जाता है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस हम डी कह देते हैं। ठीक है, अगर ये थिकनेस है इस प्लेट की तो इसको क्या बोल देंगे, ए, इसका एरिया।
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आपके सिलेबस में नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आपको पढ़ना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे कि कैपेसिटेंस की क्या डेरिवेशन आती है। उसके अलावा जो दोनों पैरेलल प्लेट्स होती है उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। चार्ज का साइन अलग होगा बट जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। एरिया क्या होगा, प्लेट का ए होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। डन। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। 2 कंडक्टर होती हैं, उनको हम प्लेट्स कहते हैं, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। अब जहाँ पे भी एरिया, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि 3 टाइप की कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो चार्ज डेंसिटीज पढ़ते हैं। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा कहते हैं, देन सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड इज रो विच इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा होते हैं, है ना, जिसके अंदर हम एरिया के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एरिया, इसमें भी एरिया है, तो इन दोनों प्लेट्स की क्या होगी, कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, और इसकी क्या होगी माइनस सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया तो पॉजिटिव रहेगा, तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, एंड चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सिग्मा हो जाएगा। डन। तो ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है वो एबिलिटी कि मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसकी 2 प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, राइट। दोनों प्लेट्स के ऊपर, एक के ऊपर चार्ज क्यू है, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज होगा माइनस क्यू, एंड उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी। डन। ये अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, एंड दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, वो एबिलिटी होती है। अब कैपेसिटर का काम तो क्या है, चार्ज स्टोर करना, कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे, जब वी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो वो कितनी जो है चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये क्या होती है उसकी एबिलिटी, और वो बताता है कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस क्या हो गया कि एक गिवन वोल्टेज दी होगी हमें, उस पे कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपनी प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर, ये उसकी कैपेसिटेंस बताती है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है 1 मार्क या 2 मार्क्स में, मतलब पूछ लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C इज इक्वल टू, C हो गई कैपेसिटेंस, चार्ज Q अपॉन V, V मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गई कैपेसिटेंस। देन कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फराड। अब इसको F से ही लिखते हैं, बट इसमें और 3-4 यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इज माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो में कितनी 10 की पावर होती है, 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फराड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है नैनो फराड। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद होता है पीको। पीको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आपको ऐसे कन्वर्जन आ जाए तो आपको भूलना नहीं है, पिको मतलब 10 टू द पावर माइनस 12, नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, एंड माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। ये जनरल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इन कन्वर्जन्स को। वैसे तो बहुत आसान होता है ना, अब तक तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आपको याद हो गए होंगे, बट स्टिल कीप दीज कन्वर्जन्स इन माइंड। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, फराड। डन। इसको और क्या लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, एंड चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, V की V तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। डन। तो ये ध्यान रखना। आगे चले। अब कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, कैपेसिटेंस जो होता है ना वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री, जैसे उनका एरिया क्या है, उनकी थिकनेस क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, उस चीज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। अब जिस प्लेट का जितना ज्यादा एरिया होगा मतलब वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा, और उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब शेप, साइज एंड सेपरेशन। डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक
भी मटेरियल्स होते हैं जो हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर देते हैं एंड उनसे उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आता है ये आगे पढ़ेंगे। सो उस पर भी डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दोनों प्लेट्स जो हैं ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट्स की ये प्रॉपर्टी होती है ना, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। याद करो 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना उसको। और अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, इधर आउटवर्ड्स होगी। एंड जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव की तो टूवर्ड्स जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन दोनों प्लेट्स की वजह से वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे। ये होगी हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो बाहर कंडक्टिंग, इसके पहले मैं इसको इक्वल कर दूं, जो ये कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, इनके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि इस प्लेट की वजह से बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन, एंड इस प्लेट की वजह से इनसाइड होगा, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली इस साइड भी, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 आउटसाइड। बट इनसाइड क्या वैल्यू होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से आ रही है, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो नेगेटिव प्लेट की वजह से उसकी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। सो E विल बी, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कंडक्टर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें पता है V इज इक्वल टू, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, सो और इनका जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल d, सो V इज इक्वल टू ED। ये फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखो जो हमारी कैपेसिटेंस है, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। तो V को यहाँ पे पुट कर देते हैं, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब जो सिग्मा है, सिग्मा वो क्या है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, चार्ज अपॉन सिग्मा, क्यू अपॉन सिग्मा, तो यहाँ से फाइंड करो, ए को इधर ले जाओ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय सिग्मा। तो जो ये क्यू बाय सिग्मा आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज, आप इसको क्या लिख सकते हो बहुत इजीली, एरिया। सो सी जो कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल प्लेट के लिए, उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। मतलब जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट की, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछते हैं बहुत ज्यादा, डेरिवेशन तो फिर भी अगर नहीं पूछेंगे बट फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का क्या मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके, और द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस, मतलब उतनी ही ज्यादा तो उसकी एबिलिटी होगी ना चार्ज स्टोर करने की। एंड अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो बातें आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था। आगे चले, अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में रेजिस्टर्स को सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, वैसे ही हम कैपेसिटर्स को भी सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं, बट इनका रिजल्ट रेजिस्टर्स से डिफरेंट आता है। कैसे डिफरेंट आता है अभी देखते हैं। मतलब बेसिकली ये होता है कि जो उनका सीरीज होता है वो कैपेसिटर्स का पैरेलल होता है, जो उनका पैरेलल होता है रेजिस्टर्स का वो कैपेसिटर का सीरीज होता है। कैसे, अगर सबसे पहला केस करेंगे इन सीरीज, हम दो कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में लगा दे, दिस इज कैपेसिटर 1 हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड दिस इज कैपेसिटर 2, हम जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेते हैं, ठीक है, इजी टू यूज एंड इजी टू वर्क अपॉन। सो C2 अगर उसकी क्या है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और भी लगा सकते हो आप, कितने भी n नंबर के कैपेसिटर्स लगा सकते हो सीरीज में। तो इसका जो सीरीज का फॉर्मूला आता है 1/CS, S मतलब कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ सीरीज, तो वो कितना होगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है।
ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जो अगर हमने इसको एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट होती है, चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है। सीरीज में जैसे वहां पे रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो वहां पे करंट सेम रहता है, वैसे ही अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो वहां पे चार्ज सेम रहता है। चार्ज अगर आपको मान लो कि इसको एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया V वोल्टेज के साथ, तो दोनों पे जो चार्ज होगा ना वो तो सेम रहेगा, बट जो पोटेंशियल होती है V या पोटेंशियल इज डिफरेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, फिर से दो कैपेसिटर्स लेते हैं, एक का कैपेसिटेंस है C1, ठीक है, एंड दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है कितना, C2। अब दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ से जो C पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कितना आएगा, C1 प्लस C2। एंड आप बहुत सारे कैपेसिटर्स को आप ऐड कर सकते हो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सारे के सारे नॉर्मल सम अप हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, क्या कि वोल्टेज रिमेन्स सेम, पोटेंशियल या वोल्टेज रिमेन्स सेम। यहाँ पे अगर इसको हम एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दे तो दोनों कैपेसिटर्स पे सेम वोल्टेज आएगी। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज डिफरेंट होगा। अब आप एक चीज याद रख लो, है ना, दोनों चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चार चीजें हो जाएंगी ऐसे तो एक चीज याद रख लो, या तो चार्ज याद रख लो या फिर पोटेंशियल या वोल्टेज याद रख लो। इसको वोल्टेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल का पूरा फंडा है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसका मतलब कि जो कैपेसिटर हमें पता है कि वो चार्ज स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है। तो बेटा ये तीन फॉर्मूलाज, इनकी कोई डेरिवेशन या आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तीन फॉर्मूलाज बहुत 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 अच्छे से लर्न कर लो कि फर्स्ट इज इक्वल टू यू, यू हमारी एनर्जी होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यू इज इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2 एंड यू इज इक्वल टू QV अपॉन 2। ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ध्यान से इनको फॉर्मूला शीट में लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। सो सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एंड डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बट उनमें फ्री चार्जेस नहीं होते, उनमें बाउंड चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनको हम कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डालते हैं ताकि उससे उसकी कैपेसिटेंस पे अफेक्ट हो, कैपेसिटेंस बढ़ती है घटती है, ये भी आगे देखेंगे कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक को उसमें कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में इंसर्ट करने से। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इनको हम पोलराइज कर सकते हैं, जब हम इन्हें पोलराइज करते हैं तो इसमें एक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। इसीलिए तो ये इंसुलेटर से हटके होते हैं ना, कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर्स, बट कुछ सर्टेन टाइम के बाद मतलब ये पोलराइज हो जाते हैं एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इनके अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इंसुलेटर, नो फ्री चार्जेस, कोई फ्री चार्ज नहीं है, बट हैज बाउंड चार्जेस, उनमें बाउंड चार्जेस होते हैं। तो ग्लास, प्लास्टिक, मिका, पेपर, सेरामिक, ये सब होते हैं। इनको यूज क्या करते हैं, बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। जैसे अगर ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं तो यहाँ पे हम बीच में इंसर्ट कर देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, जिससे कैपेसिटेंस जो होती है इन प्लेट्स की वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्या फॉर्मूला आएगा वो आगे डेरिवेशन पूरी की पूरी है, तो देखना जरूर। डन। अब हम बिहेवियर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स का। तो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री चार्जेस होते हैं और जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें बाउंड चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर है, हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंडक्टर है, ठीक है,
एंड हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा। अभी यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा ई, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है ना। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जब ट्रैवल कर रही है तो क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है उनको खींचेगी यहाँ पे, तो वो सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड जितने भी पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव यहाँ स्टोर हो गए तो पॉजिटिव यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, है ना। अब अंदर देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो जो इंड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन तो ई इंड्यूस ऐसे हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर बाहर डायरेक्शन ऐसे है इस तरफ, तो अंदर डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, दूसरी तरफ, है ना। क्यों हो जाएगी आपको समझ आ गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसीलिए जीरो होती है कि जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसल आउट नहीं होते, तब तक ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एट सम पॉइंट जो ये ई एक्सटर्नल, ये जो ई एक्सटर्नल होती है वो इक्वल हो जाती है एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ही है, बट मैग्नीट्यूड भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अंदर जो होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाती है, जीरो। बट डाइइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। देखो डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा, डाइइलेक्ट्रिक में भी जो, मान लो ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक है, ऑलराइट, तो अब यहाँ पे भी हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, डाइइलेक्ट्रिक में भी ई एक्सटर्नल जो ऐसे इस डायरेक्शन में है। अब ये एक्सटर्नल फील्ड भी ऐसे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करती है कि जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रीओरिएंट हो जाते हैं। कैसे रीओरिएंट होते हैं, जो भी नेगेटिव होगा वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वो है, चार्जेस है, तो वो नेगेटिव को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो नेगेटिव उसकी तरफ आ जाएगा, एंड पॉजिटिव को रिपेल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ई इंड्यूस्ड, राइट, इंड्यूस्ड, डी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ हो जाए, या फिर ई इनसाइड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें तो क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो कैंसिल आउट हो जाती है, सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बट इन डाइइलेक्ट्रिक व्हाट हैपेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस वाली होती है वो कभी भी एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो पाती, वो बस इसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है एंड इंड्यूस वाली एक्सटर्नल से कम है। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में ही आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ई नेट, वो क्या किसके इक्वल होगी, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट करना नहीं है, उसको सिर्फ रिड्यूस करना है। तो ये दोनों के दोनों कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक का बिहेवियर इस तरीके से क्या करता है, डिफर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ सकते हैं पेपर में, इसीलिए ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दी है, तो आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं आप पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है ये, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो फिजिक्स में आपसे सिर्फ इनकी डेफिनेशन पूछता है, आपसे सिर्फ इनके एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, एंड थोड़ा डाइपोल मूवमेंट के बारे में पूछ लेता है, बस इससे ज्यादा इन दोनों के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, बट फिजिक्स में इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन बतानी चाहिए कि जो पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स उनमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। मतलब जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, जैसे अगर ये एक मॉलिक्यूल टाइप है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अलग होगा और नेगेटिव चार्ज अलग होगा, मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि जो इसमें होता है नॉन पोलर में, उसमें क्या होता है, ये अगर मॉलिक्यूल है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करता है, ऑलराइट। इसका एग्जांपल क्या है, HCl, NH3, CO, ऑलराइट, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड नॉन पोलर के एग्जांपल्स क्या होंगे, H2, N2, O2, जो भी सिमेट्रिकल टाइप्स होते हैं वो सारे इसके एग्जांपल होते हैं।
जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है एंड जो नॉन पोलर होते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है। अब दोनों के दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, तो इनमें एक पोलराइजेशन इंड्यूस हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंड्यूस हो जाती है दोनों के केस में, ठीक है। इसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, इसके पास नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी सेंटर ऑफ मास क्या कर रहे हैं, इनको कैंसिल आउट करके जो नेट डाइपोल मोमेंट उसको जीरो बना रहे हैं। ऑल राइट, तो बस इनका बिहेवियर अभी हमने पढ़ना है कि वो कैसे बिहेव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। डन। आगे चलने से पहले ना, पोलराइजेशन एक टर्म है, इसकी डेफिनेशन पूछा जाती है कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले पोलराइजेशन को P से डिफाइन करते हैं, ठीक है, P से डिनोट करते हैं। P, कैपिटल P वेक्टर, स्मॉल p जो होता है आपका वो डाइपोल मोमेंट होता है, और जो कैपिटल P वेक्टर होता है वो क्या होता है, पोलराइजेशन। तो किसके इक्वल होता है, इसका बस छोटा सा फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट, जो आपकी डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। तो ये हमारा क्या बन गया, पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन विल बी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आपसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, कुछ भी और नहीं तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डन। अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जब उसमें पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया भी है कि कैसे वो करता है, फिर से देख लेते हैं। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ऑलराइट, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो कितनी है, ई नॉट। डन। वो ई नॉट है एंड वो इस डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो एक साइड नेगेटिव चार्जेस अलाइन हो जाएंगे, दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस अलाइन हो जाएंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड इधर क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या जनरेट होगी, डाइपोल के अंदर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई पी से डिनोट करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, तो ये छोटी सी एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी या इंड्यूस होगी। डन। अब क्या होगा, अब आप देख के बताओ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। ई नॉट जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ई पी क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले, जो हमारी ई नॉट है वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हमने प्रोवाइड करी है डाइपोल को, एंड जो ईपी है वो क्या है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो डाइपोल है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो रीओरिएंटेशन हो गई उनकी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पोलराइज हो गई, ठीक है, इंड्यूस हो गई इसके अंदर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, सबसे पहले तो आप बताओ। सबसे पहले जो ई नॉट है वो ग्रेटर है एंड ई पी इसको थोड़ा कम करेगी, रिड्यूस करेगी, कैंसिल आउट नहीं करती, कैंसिल आउट कंडक्टर के केस में करती है, तो वो इस डायरेक्शन में ही जनरेट होगी, ई। डन। सो ई वेक्टर क्या होगा बेटा, ई वेक्टर विल बी ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर, यही होगा। अगर ये दोनों वेक्टर ही हैं ऐसे तो, है ना, यही होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट माइनस ई पी वेक्टर, और माइनस इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड में है, एंड ई नॉट को पहले क्यों लिखा, क्योंकि ई नॉट बड़ा है और ई पी छोटा है। डन। तो ये क्या हो गई हमारी नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हमें पढ़ना था। अब इसके बाद एक चीज आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी एक टर्म है, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम सबसे पहले तो K से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी, है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो K इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट वेक्टर ही है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है अभी हमारे पास, ई नॉट माइनस ई पी। अभी हम आगे एक डेरिवेशन करेंगे तो उसके अंदर ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए प्लीज इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे चलें।
अच्छा, अभी हमने ये जो पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो सकता है। देखो, जो डाइपोल जो पोलराइजेशन है कैपिटल पी, वो क्या है? स्मॉल पी डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज अगर क्यू है, मतलब क्यू मतलब पोलराइज चार्ज है, और डी क्या है? डिस्टेंस, दोनों उसके बीच में, चार्जेस के बीच में, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू डिस्टेंस, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं वॉल्यूम को। तो ये डी से डी कैंसिल हो गया। तो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है बताओ? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था चार्ज अपॉन एरिया। एक क्या होता है? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज होती है, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज द रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो पी को, जो पोलराइजेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये चार्ज अपॉन एरिया है ना, तो इसको हम सिग्मा पी भी लिख सकते हैं, मतलब जो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आया कि पोलराइजेशन को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 फॉर्मूलाज है, ये ध्यान रखने हैं हमें। तो डेफिनेशंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी हमने पढ़ी है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोलराइजेशन होती है ना, पोलराइजेशन मतलब कैपिटल पी वेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो हमारी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना, ई वेक्टर, यहाँ पे ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ई, इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी पोलराइजेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काय ई। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो आपको पता है कि क्या होता है? काय जो होता है, यही हमारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको वैसे क्या होता है? ये काय, ऐसे ही इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो काय की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं जो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा और काय के बीच में। सो काय एंड के के बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा? काय हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो गया एंड के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। तो बेटा सबसे पहले, मतलब ये डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना आपको। अभी हमने देखा कि जो रिजल्टेंट, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके इक्वल है? ई नॉट, जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, माइनस ई पी, जो हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई पी, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही होती है और परपेंडिकुलर होती है हमेशा, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे? अभी हमने सिग्मा पी की वैल्यू क्या निकाली है? सिग्मा पी हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला? ये देखो, सिग्मा पी को कैपिटल पी मतलब जो पोलराइजेशन है उसके इक्वल निकाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिग्मा पी की जगह क्या पुट कर देते हैं? कैपिटल पी, मतलब जो पोलर, ये डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये पोलराइजेशन है, कैपिटल पी। मैं कहीं पे भी अगर डाइपोल मोमेंट लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी, स्मॉल पी, एंड पोलराइजेशन ऐसे, कैपिटल पी। तो समझ जाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों? क्योंकि एज सिग्मा पी किसके इक्वल है? कैपिटल पी के इक्वल है। ठीक है, अब ई पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। ई पी क्या हो गया? पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अभी हमने पी वेक्टर की वैल्यू निकाली, यहाँ से पी की वैल्यू ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये काय एप्सिलॉन नॉट ई, है ना। यहाँ पे यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये वाली पूरी टर्म एप्सिलॉन नॉट काय और ई। तो ये क्या हो गया? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या आएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट काय और ई। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई नॉट नहीं है, ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अपॉन में यहाँ पे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काय ई वेक्टर। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ, नीचे रुको। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर
माइनस काई ई वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों बोथ साइड्स ई वेक्टर से। तो मैं लिख रही हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय ई वेक्टर। जब हम दोनों साइड्स को ई वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो, जो ई वेक्टर था वो किसके इक्वल आया है हमारा, ई नॉट वेक्टर माइनस काई ई वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर से डिवाइड करो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई वेक्टर माइनस काई, ई से डिवाइड करेंगे तो ये ई और डिनोमिनेटर वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाली जो चीज है हमारी, ये किसके इक्वल थी, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये देखो यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, इसके इक्वल ही आ गया ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू के माइनस काई। तो काय और के के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना था, तो काय विल बी कितना हो जाएगा, काय को इधर ले जाओ या फिर के काय को इधर ले जाते हैं, है ना। सो के विल बी 1 प्लस काय। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखना, इसमें सारी की सारी टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। डन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये छोटी सी एक डेफिनेशन है, इसका मतलब ये होता है कि कितनी स्ट्रेंथ या कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है ताकि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ना खराब हो। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही होता है ना, बट वो पोलराइज हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं, हम इंड्यूस कर सकते हैं, राइट, बट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो यही मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, द मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक, कितनी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक में एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, ताकि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज खराब ना हो। तो ये क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बहुत अच्छे से सुनना। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अभी मैंने आपको पीछे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का सारा फॉर्मूला बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, है ना, उसकी कैपेसिटेंस का। अब क्या करते हैं, ये जो दो पैरेलल प्लेट्स है कैपेसिटर की, इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, एंड ये सेकेंड प्लेट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं और एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इस प्लेट पे हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस क्यू। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये पॉजिटिव प्लस चार्जेस है और ये क्या है, माइनस चार्ज। अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंड्यूस कर दिया, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, येलो कलर से जो मैंने बनाई है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा हमें वो देखना है। अब आप ध्यान से सुनो, पहले डायग्राम समझते हैं। जो दोनों प्लेट्स है उनके बीच में डिस्टेंस डी है, जो ये कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, मतलब इसकी प्लेट का ये टी है, ठीक है, स्मॉल टी। अब क्या होगा, जो येलो से ये ड्रॉ करी हुई है, ये क्या है हमारी ई नॉट, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। अब यहाँ पे तो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के स्लैब के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन होगा। मतलब ये जो पॉजिटिव प्लेट पे जो जो चार्ज है वो इसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो नेगेटिव चार्जेस है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है वो इस डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे भी एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जो ईपी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई ईपी। बट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ई नॉट माइनस ईपी। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ, बट अब पढ़ेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मान लो कि स्लैब नहीं होती इसकी प्लेट्स के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस था उसका फॉर्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी।
ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है एंड इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिमिलरली जो हमारी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसको भी हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। एंड अभी याद करो मैंने आपको पीछे सिग्मा पी किसके इक्वल बताया था, पोलराइजेशन के इक्वल बताया था, इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लेना पीछे वीडियो करके, ईपी अभी पी के इक्वल मैंने डिराइव कराया आपको, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, अब वहां पे लिखा है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी बेटा, ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्या होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, एक तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस प्लेट के इसकी वजह से, और दूसरा क्या होगा जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने E इंटू डिस्टेंस पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो जो प्लेट्स होंगी इनका क्या होगा, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो किसकी वजह से आएगा, तो जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से और डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया, ई नॉट डी माइनस टी, मतलब ये जो चीज आई है ना, ये आई है हमारी किसकी वजह से, जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है उसकी वजह से हमारी पोटेंशियल डिफरेंस आया। एंड ईटी किसकी वजह से आया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये दो टर्म्स हैं, दोनों को क्या कर दिया, ऐड। अब यहाँ पे आपको मैंने अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई होता है। यहाँ से ई को इधर ले जाओ तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया मैंने ई की जगह पे, ये बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ से दोनों में से ई नॉट कॉमन ले लो, सो डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी जो ये ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू लिखी है यहाँ पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होती है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V का जो इतना बड़ा सारा फॉर्मूला है उसको लिखेंगे Q, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड क्या था यहाँ पे देखो, Q नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एंड ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल, तो जो कैपेसिटेंस आई वो क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का। जब हमने कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, उसको इंसर्ट किया, ठीक है। आई होप द डेरिवेशन इज वेरी क्लियर टू यू। तो बहुत अच्छे से करना है आपको डेरिवेशन, और पूछी जाती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक देखो, अब यहाँ एक टेबल बनी हुई है, इसका टेबल का क्या एसेंस है कि ना, जैसे हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करी, उसमें इंसर्ट करी, तो अब दो सिनेरियो बनते हैं, या तो हमारा कैपेसिटर एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हो, या फिर हमारा कैपेसिटर एक बैटरी के साथ कनेक्टेड ना हो, ठीक है, डिसकनेक्टेड हो, हम डिसकनेक्ट कर दे कैपेसिटर को बैटरी से। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे मतलब जो अफेक्ट होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो मान लो कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट ही रखा कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ, तो चार्ज जो होता है वो सेम ही रहता है, चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे चार्ज होता है, बैटरी जब कनेक्ट होती है तो वो क्या होता है, चार्ज को उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जो पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल टू वी नॉट बाई के हो जाता है, एंड V इज इक्वल टू वी नॉट यहाँ पे इस केस में रहता है जब बैटरी कनेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, एंड इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड वो हो जाती है, चेंज, C इज इक्वल टू के सी नॉट, एंड यहाँ पे भी C इज इक्वल टू के सी नॉट, ठीक है, दोनों केसेस में। यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होती है U इज इक्वल टू यू नॉट बाई के, U इज इक्वल टू के यू नॉट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं जब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं। उसमें भी दो केसेस आते हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकेंड चैप्टर, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत अच्छी अच्छी डेरिवेशंस करी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स किए हैं हमने, है ना। तो अब बस
अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखो एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत सारी डेरिवेशन करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन करना नहीं भूलना है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।